वेलकम टू एस्ट्रोमंडल। आज का टॉपिक है नमाज। नमाज है क्या? नमाज है एक राशि का 9वां हिस्सा, नाइन्थ डिविजनल चार्ट। जब एक राशि को, एक ज़ोडिएक साइन को हम नाइन्थ हिस्सों में, 9 भागों में बांटेंगे तो उसका जो 9वां हिस्सा है वो नमाज कहलाता है। और नमाज जो है लगन कुंडली की प्योरेस्ट फॉर्म है। अगर हम प्रेडिक्शन करें, प्रेडिक्शन करने के लिए हमें नमाज देखना ज़रूरी है कि उस जो प्लैनेट लगन कुंडली में है उस प्लैनेट की कंडीशन नवमाश में कैसी है। कुछ प्लैनेट की कंडीशन लगन कुंडली में अच्छी नहीं होती लेकिन नवमाश में अच्छी होती है, तो वो जो प्लैनेट है अपनी दशा में इतना बुरा फल नहीं देता। लेकिन एक प्लैनेट जो है लगन कुंडली में अच्छा है लेकिन नवमाश में इतना अच्छा नहीं है, तो वो जो प्लैनेट है अपनी दशा में इतना अच्छा फल नहीं देता। तो नवमाश का बर्थ का जो चार्ट है उसको देखे बगैर हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि वो प्लेनेट क्या रिजल्ट देगा, वो ज़ोडिएक साइन क्या रिजल्ट देगा। और नमांश है नाइन्थ हाउस की कुंडली। तो उसको अगर देखा जाए तो नाइन्थ हाउस की रेमेडी क्या, नाइन्थ हाउस में क्या है? धर्म गुरु है, गुरु जाप है, गुरु मंत्र है। जब 8th हाउस वीक होता है तो नाइन्थ हाउस को एक्टिव किया जाता है जाप माला के थ्रू, तो 8th हाउस रिकवर हो जाता है। तो हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग थे उनको इतना एस्ट्रोलॉजिकली नॉलेज नहीं थी, लेकिन वो जाप माला करते थे जिससे कि उनके बिगड़े काम ठीक हो जाते थे। वो ऐसा क्यों था? एक माला में ऐसा क्या है? एक जाप माला में 108 मनके होते हैं। अब 108 मनके का रीज़न क्या है? 108 मनके के पीछे रीज़न क्या है? 100 भी हो सकते हैं, 109 भी हो सकते थे, 90 भी हो सकते थे, 108 ही क्यों है? 108 एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो 108 क्यों है कि हमारे ब्रह्मांड में 12 राशियां हैं और 9 ग्रह। अगर 12 इंटू 9 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 वैल्यू आती है। फर्स्ट पार्ट। सेकंड कि हमारे ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र हैं और हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 इंटू 4 करेंगे तो 108 वैल्यू आएगी। तो इसलिए जो 108 मन के एक माला में पिरोए जाते हैं वो एक पूरे ब्रह्मांड को कवर करते हैं। और जब हम गुरु मंत्र द्वारा वो 108 मन के जब जाप करते हैं तो हमारे जो जितने भी जो 9 प्लैनेट्स हैं या 12 ज़ोडिएक साइंस हैं या 27 जो नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र है, तो उनमें जो 4 चरण है इन सब की धीरे धीरे रेमेडीज होती है। तो एक जाप माला से हमारा 9th हाउस, हमारी नमाज कुंडली काफ़ी बेटर होती है। जो फर्स्ट पार्ट था वो ये नमाज का सिंपल था कि ये नमाज कुंडली को पॉजिटिवली जागृत करना है तो आप जाप माला के थ्रू कर सकते हो। तो उसका फॉर्मूला ही बताया कि 108 मनके की होती है। सेकेंडली जो नक्षत्र को जानने की कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ये है कि एक नक्षत्र जो होता है 13 डिग्री 20 मिनट का होता है और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है और एक राशि में 9 चरण होते हैं। तो एक नक्षत्र चलाने के लिए उसका जो भोगांश है उस भोगांश जानना जरूरी है कि कौन सा नक्षत्र भी चल रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि पूर्ण राशि इंटू 9 प्लस चालू नमांश डिवाइडेड बाय 4। एग्जाम्पल कि मान लो कि 6 नंबर राशि चल रही है, 6 नंबर कन्या राशि चल रही है और जो नमांश चल रहा है चालू नमांश 11 डिग्री 21 मिनट का चल रहा है। अगर एक राशि को हम 9 डिवाइड करेंगे तो उसका जो ये 4th पार्ट आएगा 11 डिग्री 21 मिनट के बीच में आएगा। तो 6 नंबर राशि पूर्ण राशि इंटू 9 प्लस 4 जो चौथा नमाज चल रहा है प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। ये है 4 चरण एक नक्षत्र के
4 चरण, तो 6 इंटू 9 54 प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 58 डिवाइडेड बाय 4, तो आएगा 14.50। तो इसको हम 14 ही काउंट करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 14 नक्षत्र उस जातक के नवमास के बीत चुके और 15वां नक्षत्र चल रहा है। 15वां नक्षत्र जो स्वाति का नक्षत्र है और उसका जो प्लेनेट है राहु, ठीक है, तो उस भाग में अगर जो राशि बैठी होगी, मान लो कि तुला राशि है और वहाँ जो प्लेनेट बैठा होगा वो बृहस्पति बैठा होगा, तो उसका जो नक्षत्र होगा वो होगा स्वाति नक्षत्र। तो मतलब उस भाव में बृहस्पति के साथ उसको जो गुण होंगे वो राहु के भी होंगे, शुक्र के भी होंगे क्योंकि तुला राशि है, और बृहस्पति के भी होंगे। तो ये नवमास ऐसा देखा जाता है, ये कैलकुलेशन रहती है। अब थर्ड पार्ट नवमास देखने का सिंपल, ना आप जाप कर सकते हैं ना आपको कैलकुलेशन आती है, आप सिंपल पार्ट कि आप जो 9th हाउस है इसको लगन में ले जाइए, तो ये भी काम करेगी। जैसे ये आपकी लगन कुंडली में अगर मान लीजिए कि सिंह राशि की कुंडली है, सिंह राशि की कुंडली है, ये लगन कुंडली है। उसके बाद 9th हाउस में आई मेष राशि, ठीक है। और नवमास बनाना है, आपने नवमास देखना है, लेकिन आपको ना कैलकुलेशन पता है, आपको नहीं पता कि क्या करना है, तो सिंपल ये है कि नवमास जो है उसको आप लगन में ले जाओ कि जो सिंह राशि है वो मेष राशि बन जाएगी, ठीक है। तो उससे आप सीक्वेंस वाइज लगाते रहेंगे सारी राशियां, तो आपका नवमास का चार्ट बन जाएगा। ये सिंपल तरीका है। अगर आपको नवमास देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि उसको अगर नवमास में जो ग्रह बैठा है या राशि बैठी है उसको आप लगन में लेके जाके देख सकते हो। तो नवमास कुंडली के बगैर आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि नवमास जो है एक बहुत फाइन पार्ट है, एक लगन कुंडली का बहुत फाइन पार्ट है कि वो उसमें है क्या, एकदम कैलकुलेटिव पार्ट है, क्योंकि उसमें नक्षत्र भी आ गए और जोडिक साइंस भी आ गए, प्लैनेट्स भी आ गए, एक फाइनेस्ट पार्ट है उसका लगन कुंडली का। और लगन जो नवमास है ज़्यादातर जो देखा गया है वो आधी उम्र बीतने के बाद वो कुंडली जागृत होती है। और नवमास सिर्फ शादी के लिए नहीं देखा जाता या शादी के कुंडली मिलान के लिए नहीं देखा जाता। नवमास जो है आपकी मन की स्थिति बताती है कि आपकी मन की क्या स्थिति, आपकी मन की कंडीशन क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपके विचार कैसे हैं, कि वो जो प्लैनेट लगन कुंडली में बैठा हुआ है वो कैसा रिजल्ट देगा। और एक जो नवमास कुंडली जिसको वर्गोत्तम कुंडली बोलते हैं वो क्या है, जो एक राशि जो है वो अगर लगन कुंडली में और नवमास में भी सेम है तो वर्गोत्तम कुंडली बनाती है, मतलब फाइनेस्ट कुंडली। अगर लगन कुंडली में लगन में अगर मेष राशि है और नवमास में भी मेष राशि है लगन में, तो वो वर्गोत्तम कुंडली कहलाएगी। मतलब लगन कुंडली में बैठा हो जाओ वो जो प्लेनेट है, वो जो राशि है, आपको बेस्ट रिजल्ट देगा पूरी लाइफ। अब मान लो कि अगर राहु जो है लगन कुंडली में मीन जेमिनाई में, मिथुन राशि में, और यहाँ पर
और यहाँ पर सूर्य है धनु राशि में, और यहाँ पर शुक्र भी है, बुध भी है, और केतु भी है। ये 4 ग्रह हो गए। ये लगन कुंडली है, नवमांशा नहीं है ये। अब यहाँ राहु हो गया उसका, कि राहु मीन राशि में सप्तम भाव में, और सामने शुक्र है। शुक्र जो है 7वीं दृष्टि, शुक्र की सूर्य की एक दृष्टि होती है 7वीं दृष्टि, केतु की 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9। 7वीं दृष्टि केतु की राहु पे, बुध की दृष्टि 7वीं दृष्टि राहु पे। तो राहु लगन कुंडली में उच्च क्या हो गया, ठीक है। लेकिन राहु की दशा अगर लगन कुंडली में देखी जाए तो राहु की दशा अच्छी आएगी, अच्छा पैसा आएगा, अच्छा धन आएगा, अच्छा प्रकार के धन आएगा। लेकिन नवमाशा में, नवमाशा कुंडली में राहु आ गया अष्टम भाव में, केतु आ गया दूसरे भाव में, ठीक है। अब पहली बात यह है कि जब राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगाता है, ठीक है, राहु जब सूर्य को ग्रहण लगाता है तो आंख की डिजीज होती है, आई डिजीज होती है, आंखों की बीमारी होती है, क्योंकि एक जो प्लेनेट है अपना नेचर कभी नहीं छोड़ता। दूसरा कि नवमांश में राहु आ गया अष्टम भाव में, ये नवमांशा की कुंडली है। अब राहु आ गया अष्टम भाव में। अब राहु अष्टम भाव में आने से राहु की दशा में राहु इतने अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि राहु आ गया अष्टम भाव में, और अष्टम भाव जो है वो डेप्थ का हाउस है। डेप्थ प्लस डेथ प्लस नुकसान का भाव है, और केतु आ गया सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस जो है कुटुंब का है, अब वहां आ गया केतु जैसा प्लेनेट, डिटैचमेंट, कटिंग का प्लेनेट है। और 8th हाउस के बाद है 9th हाउस नवमांशा में, ठीक है। अब इस नवमांशा को, इस राहु की दशा में इस पर्सन को फल मिलेगा जब राहु अपनी दशा में, अपनी महादशा में और सन की अंतर्दशा के साथ अटैच होगा, तब जाके इसको पैसे की दिक्कत आएगी, और जो आंख की बीमारी है वो दिक्कत करेगी, फैमिली से डिटैचमेंट होगा, ठीक है। लेकिन जब नवमांश है, नवमांश की रेमेडीज, मतलब अगर नवमांश को अगर देखा जाए तो नवमांश कुंडली में जो बैठा हुआ जो 9वां हिस्सा है, 9वां भाव है, अगर इसको देखा जाए, इसके नक्षत्र, यहाँ बैठा नक्षत्र, उसकी रेमेडी की जाए तो राहु इतना परेशान नहीं करेगा। लेकिन ये मान लेना कि राहु की दशा आ रही है, राहु मेरी अच्छी प्लेसमेंट में है और राहु मुझे कभी बुरा फल नहीं देगा, ये आपका भ्रम है। क्योंकि राहु जो है एक भ्रम पैदा करता है, वो जब भी आपको फल देगा पहले आपको भ्रमित करेगा, एक गोल्डन एप्पल दिखाएगा, ये उसका, इसका नेचर यही है राहु का। फिर आपको भगाएगा उस गोल्डन एप्पल के पीछे और आप भागोगे। तो ये राहु है। अब लगन कुंडली में आ गया सिंह राशि, ठीक है। सिंह राशि आ गई, जिसमें जो सन है, जिसका जो प्लेनेट है सन है, वो है
6th हाउस में। अगर देखा जाएगा तो ये जो प्लेनेट है ये आपको कोई भी लगन कुंडली देखेगा तो कहेंगे जी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि 6th हाउस में सन है। 6th हाउस रोग रिपोर्टेंट का है, बीमारी का है, दुश्मनी का है, कर्जे का है, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। लेकिन साथ में बैठा मार्स है, ये लगन कुंडली है, नवमांशा नहीं है। ठीक है, तो ये लगन है। यहाँ सन जो बैठा है वो 6th हाउस में बैठा है, जो कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन सन की जो एक दिक्कत, एक जो फल है वो ये है कि सन जो है, जब राहु यहाँ आएगा तो सूर्य पे ग्रहण लगाएगा अपनी 7वीं दृष्टि से। तो जब सन क्या है, फिगर एक फादर फिगर है, तो जब ये पिता से दूर रहेगा, ये पर्सन पिता से दूर रहेगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आगे नवमांशा में, अब नवमांशा में जो लगन में आ गई, जो सिंह राशि का जो नवमांशा होगा वो होगा कन्या राशि। कन्या राशि और 10th में आ गई जेमिनी, मिथुन राशि। तो ये कारक ग्रह हुआ मरकरी। अब मरकरी आ गया, बुध जो है वो आ गया 12th हाउस में। और सन जो लगन का जो प्लेनेट था, लगन कुंडली में जो मेन प्लेनेट था सन, वो आ गया 5th हाउस में, मेष राशि में। और यहाँ आ गई सिंह राशि और मार्स के साथ बुध। ठीक है, अब जो लगन था वो आ गया नवमांश में, 8th हाउस में। और जो लगन थी सिंह राशि वो आ गई 12th हाउस में, और उसका लॉर्ड आ गया 8th हाउस में। और नवमांश देखने के लिए जो लगन कुंडली के जो लगन है वो नवमांश कुंडली में किस भाव में है, वो भाव ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और नवमांश कुंडली, लगन कुंडली में जो नवमांश का भाव है वो किस भाव में है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर दोनों मिल रहे हैं, दोनों एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, नवमांश और लगन दोनों एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो ये उत्तम योग कहलाता है। लगन कुंडली में पहले सिंह राशि थी, वो 12th हाउस में आ गई। नवमांश कुंडली में मेष राशि थी, वो 9th हाउस में आ गई। अब जो नवमांश में जो सिंह राशि 12th हाउस में आ गई जो लगन कुंडली में थी, और जो 9th हाउस की राशि थी मेष राशि, वो नवमांश में 8th हाउस में आ गई। तो ये दोनों 8th हाउस और 12th हाउस दोनों एक लिंक बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पर्सन है, ये 8th हाउस जो सन है, जिसको कह रहे थे बीमार होगा, कर्जे में डूबेगा या दुखी होगा, तो वो जो सन है इतना बुरा इफेक्ट नहीं देगा। जब ये अपने पिता से पर्सन दूर जाएगा या दोनों में डिटैचमेंट आएगी तो इसका सन एकदम उजागर होगा। ठीक है, तो ऐसे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि नवमांश देख के, सिर्फ लगन कुंडली से प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि इसका आने वाला रिजल्ट, इस पर्सन का जो आगे प्रेडिक्शन है या आगे जो इसका भविष्य वो कैसा है। इसलिए इसको डिविजनल चार्ट बोलते हैं कि एक प्योरेस्ट फॉर्म है, लगन कुंडली की प्योरेस्ट फॉर्म है नवमांशा कुंडली। तो इसे लक देखा जाता है, किस्मत देखी जाती है, पर इसके लिए कैलकुलेशन आनी जरूरी है, नक्षत्रों का जानना जरूरी है। और 27 नक्षत्र तो सीक्वेंस वाइज से चलते हैं, आगे पीछे नहीं होते। और इनका एक फॉर्मूला है जो आपको अभी बताया, चालू नमाज। तो ये था आपका नमाज। थैंक यू।